Hello guys, welcome to the next chapter of marketing management, that is marketing environment. अब marketing environment क्या होता है? Environment होता है हमारी आसपास की सब चीज़ें. तो marketing environment क्या होता है? वो सब चीज़ें जो marketing पे influence करेगी. अब marketing पे भी influence दो चीज़ों का हो सकता है. एक हो सकता है internal, एक हो सकता है external. Internal में क्या क्या हो सकता है? Men, machine, material. मैन से हमारा मतलब है लेबर या पीपल इन्वॉल्व्ड. ठीक है, अब मान लो लेबर ने स्ट्राइक कर दी, तो स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, न्यूज़ में आएगा उनकी. जैसे टीसीएस के एम्प्लॉयज़ ने अगर स्ट्राइक कर दी तो उनके न्यूज़ में आएगा, उनके शेयर पे, उनके प्रोडक्ट पे एक इन्फ्लुएंस तो आएगा ना. फिर आता है हमारा मशीन. लेट्स से कि हम ये पेंसिल बना रहे हैं, तो अब ट्रेंड में क्या है, अब ट्रेंड में है हमारी वो क्लिक वाली पेंसिल या कोई इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल आई. ठीक है, तो मशीन तो हमारी ये बनाती है, लेकिन अब डिमांड में वो है, तो उस डिमांड को सप्लाई जनरेट करने के लिए मशीन एक टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. फिर आता है मटीरियल. ये पेंसिल बनाने के लिए वुड लगती है, वो पेंसिल बनाने के लिए प्लास्टिक लगती है. ठीक है, और एक्सटर्नल हमारे कौन कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो क्या होता है? जो हमारे मार्केट पे किस कौन कौन सा इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कॉरपोरेट या सप्लायर. लेट्स से जो हमारा सप्लायर है ये बनाने के लिए, जो वुड का सप्लायर है, अब वुड उसने कहा कि वुड का प्राइस मैं बढ़ा रहा हूँ, तो अगर वो वुड का प्राइस बढ़ाएगा तो पेंसिल का भी पड़ेगा. और मार्केट इंटरमीडिएटरीज होती हैं, जो हमारे जो प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन के बीच में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं. जैसे मैं बीइंग अ पेंसिल मैन्युफैक्चरर, मैं पहले किसको बेचती हूँ? होलसेलर को बेचती हूँ. होलसेलर किसको बेचते हैं? रिटेलर्स को बेचते हैं. तो मान लो होलसेलर्स ने क्या किया, होलसेलर्स ने अपना कमीशन उसमें ज़्यादा ऐड करना शुरू कर दिया. अब कमीशन वो ऐड करेंगे तो रिटेलर्स को भी अपना प्रॉफिट ऐड करना है. तो क्या क्या हो गया इससे? या मान लो पेंसिल वाले जो हमारे होलसेलर्स थे, वो अब पेपर की तरफ जाना शुरू कर दिया है. तो ये सब क्या है? हमारे मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज है, ये हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. फिर हमारा कस्टमर है. मान लो कस्टमर को पहले ये पेंसिल पसंद थी, अब उनको डॉम्स की पेंसिल पसंद है. कंपटीशन, कंपटीशन वही, हम नटराज है, वो डॉम्स है. अब कस्टमर क्या है? कस्टमर बोलने लगे कि पेंसिल से वो लोग पेन की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, या वो कहते हैं कि पेंसिल कहीं ना कहीं हार्मफुल है, तो वो कुछ और यूज़ कर रहे हैं. पब्लिक, पब्लिक एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. लेट्स से हमारा जो कस्टमर था पहले, वो हमारे स्कूल के लोग होते थे. अब क्या हो गया है? कॉरपोरेट्स ने ये रूल लेके आए हैं कि आप पेन का यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ पेंसिल्स ओनली. ये सब क्या है? हमारे माइक्रो. कॉरपोरेट हमारा खुद की कंपनीज भी हो सकती है, रिलेटिव कंपनीज भी हो सकती हैं. अब क्या होता है, माइक्रो का जो हमेशा इन्फ्लुएंस होता है, कभी कभी वो स्पेसिफिक भी होता है, लेकिन जो मैक्रो का इन्फ्लुएंस होता है वो हमेशा जनरल होता है. सबसे पहले आता है हमारा डेमोग्राफिकल. डेमोग्राफिकल मतलब लेट्स से दिल्ली एनसीआर है, हमारा प्रोडक्शन का काम था, ऐसा प्रोडक्शन का काम था जिससे कुछ फ्यूम्स निकलती थी जो हार्मफुल थी. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि दिल्ली एनसीआर में फैक्ट्रीज लगाना अलाउड नहीं है. मेरी फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री को बंद होना पड़ा. ये क्या? एक डेमोग्राफिकल, एक जनरल इन्फ्लुएंस है. मेरे अलावा बहुत ऐसी कंपनीज होंगी जिस पे सेम इन्फ्लुएंस आया है. सोशल क्या होता है? सोशल ये होता है, पहले मेरा प्लास्टिक बाउल्स बनाने का काम था. अब क्योंकि लोग इतना इन्फ्लुएंस हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग से और सेव पेपर, सेव प्लास्टिक, ये सब चीज़ों से, कि अब जो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड थी वो एकदम से कम हो गई. और गवर्नमेंट ने भी, अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि प्लास्टिक बाउल्स बेचना अलाउड नहीं है. ठीक है, जिसने ये प्लास्टिक बाउल्स बेचते हुए मिले उस पर एक लीगल पेनाल्टी है. ये भी क्या है? ये एक लीगल इन्फ्लुएंस है. ये भी मुझ पे नहीं, बहुत लोगों पे इसका वो फ़र्क पड़ा होगा. पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या होता है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जैसे रैली करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब प्लास्टिक्स को बंद किया. या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि पहले जो, अब मेरा मान लो शराब बेचने का काम है, तो जब मैं शराब बेचती हूँ तो जो अब वाली जो मेरी गवर्नमेंट है वो अलाउ करती है कि यू कैन सेल अल्कोहल इन दिस पर्टिकुलर स्टेट. बट जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उसने बैन कर दिया, उसने ड्राई स्टेट बना दिया. ये क्या है? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है. इकोनॉमिक होता है, जैसे रिसेशन आ गया, रिसेशन आएगा तो परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी. या फिर इकोनॉमिक हो सकता है, जैसे जीएसटी आया, तो ये एक इकोनॉमिक चेंज था जो एक जनरल चेंज होगा. तो माइक्रो मोस्टली स्पेसिफिक होते हैं और मैक्रो क्या होता है? जनरल होता है. फिर आता है टेक्नोलॉजिकल. टेक्नोलॉजिकल मतलब पहले फ़ोन थे कीपैड्स वाले, अब एकदम से टच पैड्स वाले आ गए, तो जो कीपैड्स वाले फ़ोन की क्या हो जाएगी? डिमांड कम हो जाएगी. अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक भी होते हैं, जनरल भी होते हैं, ये हमने पढ़ा. ये कॉम्प्लेक्स होते हैं,
मतलब एक चेंज की वजह से आगे बहुत सारे चेंजेस होते हैं, डायनामिक होते हैं। मतलब डायनामिक मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ 10 सालों में एक ही बार एनवायरनमेंट पे इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये विद टाइम इन्फ्लुएंस होता रहता है, अनसर्टेन होते हैं। जैसे कोविड-19 था, ठीक है, मैं अपना आराम से कुछ सामान बेच रही थी, मैंने मान लो मेरा ब्यूटी पार्लर स्टार्ट किया था, या मैंने कोई कोचिंग क्लासेस स्टार्ट की थी जहाँ बच्चे आते थे। अब क्या हुआ, कोविड-19 आ गया तो लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, ये क्या है, अनसर्टेन है। अब रिलेटिव रिलेटिव क्या होता है, क्योंकि मेरे मेरे कोचिंग सेंटर पे अगर फ़र्क पड़ा तो जिनसे मैं सामान लेने वाली थी, लेट्स से मार्कर, इरेज़र, शार्पनर, बुक्स, नोट्स, उनके भी उस पे भी फ़र्क पड़ा होगा। तो नेक्स्ट है, अब हमारे मार्केटिंग पीस क्या होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़े थे। 4 मेन कौन से होते हैं हमारे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अदर पीस क्या होते हैं, पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये हम लास्ट लेसन में पढ़ चुके थे। फिर आता है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट एंड टारगेट मार्केट सिलेक्शन। अब क्या होता है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हम मार्केट सेगमेंट को, कस्टमर को क्लासिफाई करना कि हमारे कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है। जैसे अगर मैं कोई 12th क्लास की कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स से IIT, JEE या नीट की, तो मेरा कस्टमर कौन होगा, मेरा कस्टमर होगा 14 to 18 ईयर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वो कस्टमर्स होंगे मेरा जिनका गोल क्या है, लेट्स से डॉक्टर, इंजीनियर बनना। अब क्या है, मैं ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट देना चाहती हूँ जो कि चीपर होगी, जो सब लोगों के लिए अवेलेबल होगी। तो मैं कैसी फैसिलिटीज़ रखूँगी, मैं इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ रखूँगी। तो मेरा जो टारगेट मार्केट कौन सा है, मेरा टारगेट मार्केट है पुअर पीपल और मॉडरेट पीपल, ठीक है। फिर है मेरा लाइफस्टाइल यूसेज पैटर्न। अब लाइफस्टाइल यूसेज पैटर्न मतलब, जैसे मान लो मैंने कोई होटल खोला, तो मेरे होटल का जो टारगेट मार्केट था बिजनेसमैन, जो बिजनेस क्लास वाले, हाई सोसाइटी वाले लोग होते हैं। तो मैं उनका लाइफस्टाइल देखूंगी, मैं उनका लाइफस्टाइल क्या देखूंगी कि उनको सुबह उठते ही कॉफ़ी चाहिए या उनको जूस चाहिए, और उनको वो ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, वो अपनी डाइट फूड खाते हैं, सैलड्स खाते हैं, वो ऐसा सांभर चावल और डोसा इडली नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, रेस्टोरेंट खोलने से पहले अपना जो मेरा टारगेट मार्केट है, अगर मेरा टारगेट मार्केट है कि मुझे स्ट्रीट फूड खोलना है कि हर कोई आके खा सके, तो मैं मेरा मेन्यू वैसे रखूँगी। लेकिन मेरा हाई क्लास का टारगेट मार्केट है, यूसेज पैटर्न है, तो मैं उसको वैसे रखूँगी। फिर मुझे करनी पड़ेगी मार्केट रिसर्च। जैसे मान लो मैं कोई ऐसा रेस्टोरेंट खोल रही हूँ जो बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट है, जैसे डियाब्लो की तरह है, या फिर कोई ऐसे लीला ग्रांड के होटल जैसा कोई रेस्टोरेंट है। तो मैं मार्केट में रिसर्च करूँगी कि उनका प्राइस क्या होता है। जैसे मान लो एक प्लेट थाली का या एक जूस के ग्लास का प्राइस, जनरली अगर हम किसी भी दुकान पे जूस पीने जाएं, फ्रेश जूस पीने जाएं, तब भी वो 50-60 रुपये का मिलेगा। लेकिन जब मैंने मार्केट रिसर्च की कि ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में 300-400 प्राइस है, तो मैं क्या करूँगी, अब ऐसा अगर मैं जनरल लोगों के लिए 300-400 रख दूँगी तो मेरा नहीं बिकेगा। तो पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा कस्टमर कौन है, उसका लाइफस्टाइल क्या है। फिर मुझे मार्केट रिसर्च करनी है कि अच्छा, अगर वो जूस सर्व करते तो वैसे ही नहीं कि ग्लास में अच्छा डाल के दे दिया, वो प्रॉपर ऐसा पाइप लगाते हैं, अम्ब्रेला लगाते हैं, आधा कटा हुआ नींबू लगाते हैं, 2 कलर के जूस लगाते हैं। ये सब क्या है, मेरी मार्केट रिसर्च है। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, अगर कोई जनरली रेडी पे अगर जूस बेच रहा है 50 रुपये का, तो उसका कोई और एक्सपेंस तो नहीं है AC का या इसका। लेकिन अगर मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगी तो मुझे उस टाइप का इंटीरियर भी देना पड़ेगा, मुझे उस टाइप के वेटर्स भी देने पड़ेंगे, टेबल चेयर सर्विस, वैसी सर्विसेज, वैसी क्रोकरी भी देनी पड़ेगी। अब वो दे रहे हैं प्लास्टिक के ग्लास में, वहाँ वो दे रहा है बोन चाइना में। तो ये सब क्या है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, कि अगर 400 रुपये प्राइस रख रही हूँ जूस का, तो मेरा उस पर प्रॉफिट मार्जिन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। फिर आता है पोजिशनिंग वर्क। पोजिशनिंग वर्क क्या होता है कि हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया, अब हम क्या करते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है। फिर हमारा आता है इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन। इन्वेस्टिगेट एंड एग्जामिन क्या होता है कि हम हमारे जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट की डिमांड है, या हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना और एग्जामिन करना कि उनको हमारा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये होती है हमारी मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन या टारगेट मार्केट हमारा। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे। मान लो आप किसी
गाँव में चले गए, ठीक है, जहाँ पे गाय भैंसे हैं या खड़े होने की जगह नहीं है या बहुत गंदी बदबू आ रही है या इस टाइप की कोई जगह है जो बहुत ही बुरी है, वहाँ पे अगर आप ऐसा बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दोगे तो कौन आएगा आपका? आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है कि आपका आपने वो खोला, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट के सामने सीवेजेस है, ऐसे नहीं होता। पॉपुलेशन, अब ऐसा कोई गांव में आप होटल खोलो जहां पॉपुलेशन ही 5,000 लोगों की है और 5,000 में से आपको पता है कि 4,900 लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ 100 लोगों की टारगेट मार्केट पे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो। अब लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी, वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है ही नहीं कि वो लोग खाएं। मान लो अब आप साउथ दिल्ली के GK में खोलो तो वो चलेगा। अब ऑपरेशनल सेगमेंट, कि हम हमारे ऑपरेशन किस किस एरियाज़ में करेंगे। मुझे अगर फ्रेंचाइज खोलनी है तो मैं यही देख के करूँगी कि मेरा वो टारगेट मार्केट को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। किस किस टाइप के होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होता है। हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, हम मान लो मुझे बाइक खरीदनी है या मुझे फ़ोन खरीदना है, तो ये क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स है। एक बाइक खरीदने के लिए या एक लैंड खरीदने के लिए या एक घर खरीदने के लिए, कार खरीदने के लिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर मैं 1 लाख रुपए एक फ़ोन पे लगा रहा हूँ तो क्या वो वर्थ इट है या नहीं है। अब उसमें क्या होगा, हम अपने अपने पेरेंट्स से बात करेंगे, दोस्तों से बात करेंगे कि भाई बताना इसका ये प्राइस सही लग रहा है, मैं ख़रीद लूँ, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। हम बहुत सोचेंगे। या एक कार खरीदने से पहले एक 20 लाख रुपए की आप मान लो कार खरीद रहे हो या आप थार खरीद रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि अब उसका ट्रेंड है या नहीं है। तो क्या होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स, जिसमें बहुत रिसर्च की, बहुत डिसीजन मेकिंग की, बहुत टाइम की ज़रूरत होती है। फिर होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग। अब क्या होता है, मान लो मैंने कार खरीद ली या मैंने मान लो 1.25 लाख रुपए का iPhone 15 Pro Max खरीद लिया। अब वो फ़ोन खरीदने के बाद मुझे क्या लग रहा है कि अरे यार, अगर मैं 50,000 का भी iPhone कोई 13-14 ले लेता वो भी यही काम करता। फालतू में मैंने 1.5 लाख रुपए लगाए। या मान लो मैंने किया की कार खरीदी, तो मैं सोचती मैं कोई और ही कार खरीद लेती, मैं होंडा सिटी ले लेती या मैं ये थोड़े पैसे और मिला के यही लेती। वो क्या होता है, डिसोनेंस रिड्यूसिंग। मतलब आपने अपना बाइंग परचेज करने के बाद आप उसको सेकंड थॉट्स दे रहे हो। वैरायटी सीकिंग क्या होती है? वैरायटी सीकिंग होती है कि जैसे मान लो मैं कुछ शैम्पू यूज़ करती आ रही हूँ, मैं लॉरियल का शैम्पू हमेशा यूज़ करती आ रही हूँ, मैं बहुत लॉयल कस्टमर रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि यार मैं ना 5 साल से एक ही शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, मैं ना कुछ चेंज करके देखती हूँ, मैं ना ट्रेसमे लगा के देखती हूँ, या मैं कोई क्रीम जॉनसन बेबी यूज़ करते आ रही हूँ तो मैं अब कोई नई क्रीम आई है वो लगा के देखती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मेरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं वैरायटी चाह रही हूँ अपनी। फिर क्या होता है, हैबिचुअल। अब क्या है, मैं छोटी सी मैं मान लो कॉलगेट यूज़ कर रही हूँ और आज अगर मैं 25 साल की हूँ तब भी मैं कोलगेट यूज़ कर रही हूँ। ये जनरली हैबिचुअल प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ये हमारी होती है कॉमोडिटीज़, हमारी ये डे टू डे कॉमोडिटीज़ होती है जिसके हम हैबिचुअल होते हैं, ठीक है। जैसे नमक है, टाटा सॉल्ट है, हमारा रटा हुआ है कि टाटा सॉल्ट ही खरीदना है। अब कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ नीड। मान लो मेरे पास मान लो मेरे पास कोई नोकिया का फ़ोन था या मेरे पास कोई सैमसंग का बहुत पुराना फ़ोन था। कॉल तो मेरा उससे भी हो रहा है, ठीक है, टेक्स्ट तो मेरे उससे भी जा रहे हैं, लेकिन अब मुझे नीड ऐसी लग रही है कि मुझे ना फ़ोटोज़ खींचनी है या मुझे ना बहुत सारे ऐप की ज़रूरत है, या मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ ना तो उसके जो सॉफ्टवेयर्स है ना वो हैवी हैं मेरे फ़ोन में रन करने के लिए। तो मुझे ना कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जिसकी ना रैम रोम अच्छी हो, जिसकी ना मेमोरी अच्छी हो, जिसका ना कैमरा अच्छा हो। तो मैं ना फिर देखती हूँ कि अच्छा सैमसंग भी है। और ये पहले हमारी रिकॉग्निशन ऑफ नीड हो गई कि हाँ हमें देखना है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर हमारी होती है इन्फॉर्मेशन सर्च। हम देखते हैं कि अच्छा ये सैमसंग में ये फैसिलिटीज़ है लेकिन आईफोन का कैमरा अच्छा है, लेकिन वीवो की ये अच्छी है और इसका वो अच्छा है। फिर आते हैं हम वो सब सर्च करते हैं। लैपटॉप खरीदने से पहले हम HP, डेल, एसएस ये सब देखते हैं कि हाँ इस पर ये है, इस पर ये है। फिर कहते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, कि अगर मैं 50,000 का आईफोन खरीदूं तो मुझे इसमें ये मिलेगा, लेकिन वहीं अगर मैं 50,000 का सैमसंग S20 ये सब खरीदूं तो मुझे इसमें वो मिलेगा। फिर हम करते हैं परचेज डिसीजन। जब मैंने देख लिया कि अच्छा HP और डेल मैंने फाइनलाइज कर लिया है, लेकिन डेल का क्या है ना, प्राइस ज़्यादा अच्छा है और इसमें ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, तो अब मैं परचेज डिसीजन लूँगी कि हाँ मुझे डेल का यही वाला मॉडल खरीदना है। अब पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन क्या होता है? मैंने प्रोडक्ट खरीद लिया, मैंने 1 महीना यूज़ कर लिया, अब मैं ना उसको इवैल्यूएट करूँगी कि ये मेरे पैसा जो मैंने लगाया उसके वर्थ इट है या नहीं है। तो ये होता है हमारा कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। एक बार रिवाइज करेंगे। कंज्यूमर बाइंग
बिहेवियर कौन कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स होते हैं, डिसोनेंस होते हैं, वैरायटी सीकिंग होते हैं, हैबिचुअल होते हैं। प्रोसेस क्या होता है? पहले अपनी नीड को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, फिर उस ज़रूरत को कौन क्या पूरा कर सकते हैं, कौन से गुड सर्विसेज उसको पूरा कर सकते हैं, फिर इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव कि ये खरीदे या ये खरीदे, इसका ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है। फिर जब ऑल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करने के बाद हम एक डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, ये मेरे बाइंग कैपेसिटी में भी हम ये ले लेते हैं। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन लेने के बाद जो हम फीडबैक अपने दिमाग में बनाते हैं, फिर कस्टमर बाइंग जो बिहेवियर होता है वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, या कस्टमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है? कस्टमर बाइंग बिहेवियर होता है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हम गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, हम कितना एंगेज्ड रहते हैं। जैसे अगर मान लो कोलगेट है, तो मुझे उसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं कोलगेट खरीदने से पहले अपने दोस्तों से पूछूंगी कि ये खरीदना चाहिए या मुझे हिमालय खरीदना चाहिए या मुझे लैक्मे खरीदना चाहिए। ठीक है, ये क्या है? कस्टमर बाइंग बिहेवियर कि कितना एंगेज्ड रहते हैं। एक्शन एंड बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अब मेरा बिहेवियर है, मान लो कोई ऐसा पर्सन है जिससे ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, तो वो क्या होगा? वो 20,000 के फ़ोन में भी खुश होगा। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा है जिसको दिखाना है, जो इन्फ्लुएंसर है, तो उसको ऐसे ही कपड़ा डालना होगा, ऐसा ही फ़ोन रखना होगा। तो एक्शन एंड बिहेवियर पे भी कस्टमर का बाइंग बिहेवियर बहुत डिपेंड करता है। कस्टमर्स परचेजिंग हैबिट कैसी है कि वो उसका काम जनरल चीज़ों से चलता है, या कोई ऐसा बहुत रिच इंसान है जिसको बैलेंसियागा ही चाहिए, या एक ऐसा है जिसको जनरल चीज़ें भी चलेगी। अब हम क्यों कस्टमर बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं? कि डेवलप मार्केटिंग कंसेप्ट, जो हमारा मार्केटिंग मिक्स था उसको डेवलप करना, मतलब वो सब चीज़ें देखना जो हमारे इन सब चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं। फिर कस्टमर का रिएक्शन स्टडी करना कि मान लो हमने कोई नया ज़ारा का परफ्यूम लॉन्च किया, ठीक है, मान लो हमने टबैको कलेक्शन लॉन्च किया, तो वो टबैको कलेक्शन क्या है, वो कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर सब कस्टमर 100 में से 90 कस्टमर को वो पसंद नहीं आ रहा होगा, तो मे बी हम उसकी सप्लाई हम रोक देंगे, बनाएंगे नहीं। रिस्पॉन्स टू मार्केटिंग अप्रोच कि हमने मान लो कोई नए टाइप के स्नीकर्स लॉन्च किए, ठीक है, अब उसका मार्केटिंग, अब उसका कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है उसकी तरफ, कि कस्टमर उसको और चाह रही है, पसंद कर रही है, नहीं कर रही। अब एग्जामिन करना व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, कि कहाँ पे, कब और कैसे कस्टमर को वो प्रोडक्ट खरीदना है। ये सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी हमारा कस्टमर बाइंग प्रोसेस है। ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कस्टमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ये हम इधर एक ही लास्ट पॉइंट है उसको कवर कर लेते हैं इस चैप्टर का, कि एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव्स क्या होते हैं? कि मान लो मैंने कोई नया टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम सैनिटरी नैपकिन्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो जो सैनिटरी नैपकिन्स की आप एडवर्टीजमेंट देखते होंगे वो वही कॉमन वाली एडवर्टीजमेंट होगी। लेकिन मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आई, या मैं एक ऐसा ऑर्गेनिक पेपर लेके आई, या मैं कुछ ऐसी ऑर्गेनिक, आपने कॉफ़ी का ब्रांड देखा होगा रेज। कॉफ़ी फेमस कौन सी है हमारी? नेस्कैफ़े फेमस है, सीसीडी की फेमस है, लेकिन रेज क्या ज़्यादा अच्छी है। तो वो क्या है, वो अपनी सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज़ करते हैं, तो उसके एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग से ही हमें पता लगता है अच्छा ये ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये कैसे है। फिर इकोनॉमिक सिचुएशन, अब एक नॉर्मल नेस्कैफ़े का मान लो सैशे 5 रुपये का आता है, लेकिन वही रेज अगर मुझे खरीदना है तो पूरा बॉक्स खरीदना पड़ेगा, और वही बॉक्स अगर नेस्कैफ़े का 200 का आता है तो वो 500 का, तो मैं उसे खरीद सकती हूँ या नहीं खरीद सकती। और ज़्यादा ये इकोनॉमिक सिचुएशन हमारे घर पे डिपेंड करती है, कि अगर मेरा 50 लाख का बजट है तो शायद मैं 100-150 गज का ही घर खरीद सकती हूँ, लेकिन मेरा 5 करोड़ का बजट है तो मैं 1 किला भी ले लूँगी। इंडिविजुअल चॉइस एंड प्रेफरेंस, कि चॉइसेस क्या है। अब एक इंसान है, उसकी चॉइस है कि वो बहुत ज़्यादा कमाता है लेकिन उसको गाड़ी चाहिए जो इकोनॉमिक हो, जो उसके डेली चीज़ों को सेटिस्फाई कर सके। उसने ऐसे ही होंडा खरीद ली, लेकिन अगर कोई उसी सेम इकोनॉमिक सिचुएशन का पर्सन है, उसको शो ऑफ करना पसंद है, तो मे बी वो ऑडी भी खरीद लेगा लोन लेके। ग्रुप इन्फ्लुएंस बहुत मैटर करता है। मान लो मेरे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त में से सबके पास आईफोन है, तो मेरे पे एक पीयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि नहीं मुझे भी आईफोन ही खरीदना है। तो ये इन्फ्लुएंस किस से आता है? हमारे फ्रेंड्स से, नेबर्स से, या मेरे सब मेरे कजन से। मान लो वो डॉक्टर बन गए, तो मेरे पे भी एक पीयर प्रेशर है 10th में कि नहीं मुझे भी मेडिकल ही करना है। अब परचेजिंग पावर बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, आप छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए भी कि आपकी कैपेसिटी वो खरीदने की है या नहीं है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमारे हर एक डिसीजन को बहुत इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली कस्टमर का। थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।